कल्पना कीजिए, साल है 1877। हम्म। उदयपुर का एक बेहद भव्य राजमहल। अंदर महाराणा सज्जन सिंह अपने दरबारियों और मतलब राज्य के कुछ सबसे रसूखदार लोगों के साथ एक बहुत ही गंभीर बैठक कर रहे हैं। अच्छा। अब बाहर खड़े पहरेदारों को तो लग रहा होगा कि शायद किसी युद्ध की रणनीति बन रही है या फिर कोई नया भारी टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है ना? हाँ बिल्कुल, महल में तो ये सब होता था। लेकिन असल में उस बंद कमरे में जिस गंभीर मुद्दे पर शाही फरमान तैयार हो रहा था, वो था शादियों में होने वाले खर्च को कैसे कम किया जाए। अरे बाप रे। हाँ, सुनने में ये किसी ऐतिहासिक मजाक जैसा लगता है, मतलब राजा लोग और शादियों का बजट। एकदम अजीब कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। लेकिन जिस श्रोता ने हमारे लिए ये पूरा रिसर्च और नोट्स का पुलिंदा भेजा है, जिसमें ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, संस्थापकों के विवरण हैं और कुछ बहुत ही शानदार फ्लो चार्ट्स शामिल हैं, उनके नोट्स को गहराई से देखने पर एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। सही कहा। तो हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन ये समझना है कि कैसे राजस्थान जैसी जगह पे, जहाँ राजाओं का राज था, वहाँ महज विवाह के खर्चों को कम करने की कोशिशों ने आगे चलकर एक प्रचंड, संगठित और मतलब राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक विद्रोह की नींव रखती। बहुत ही दिलचस्प सफर है ये। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। आखिर शादियों के बजट से इस पूरी क्रांति का क्या लेना देना है? देखिए, इस कहानी की शुरुआत जिन राजमहलों से होती है, उसके पीछे एक बहुत गहरी आर्थिक और सामाजिक मजबूरी थी। अच्छा। हाँ, हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि 1877 में उदयपुर में देश हितैषिणी सभा की स्थापना हुई थी। ओके। जिसके अध्यक्ष स्वयं महाराणा सज्जन सिंह थे। अब राजस्थान के इतिहास में इससे समाज सुधार की पहली आधिकारिक संस्था माना जाता है। पहली आधिकारिक संस्था मतलब उससे पहले ऐसा कुछ संगठित नहीं था। जी बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इसका फोकस सिर्फ वैवाहिक समस्याओं पर ही क्यों था? हाँ वही तो, और भी तो मुद्दे थे। दरअसल उस दौर के राजपूत समाज में टीका और त्याग जैसी कुछ प्रथाएं थीं। अच्छा, ये टीका और त्याग क्या होता था? मतलब शादी ब्याह के खर्च और चारण भाटों को दिए जाने वाले दान इतने ज्यादा होते थे कि एक औसत जागीरदार या किसी भी परिवार को स्थानीय साहूकारों से भारी कर्जा लेना पड़ता था। ओह, तो झूठी शान बनाए रखने का दबाव था। बिल्कुल। और ये कर्जा फिर पीढ़ियों तक चलता था। मतलब कई बार तो इस भारी आर्थिक बोझ से बचने के लिए लोग कन्यावध जैसी अमानवीय कुरीतियों का सहारा लेने लगे थे। हे भगवान, सिर्फ खर्च से बचने के लिए? हाँ, शासकों को ये बात समझ आ रही थी कि ये झूठी शान उनके समाज को आर्थिक रूप से पूरा खोखला कर रही है। इसीलिए राजाओं को खुद हस्तक्षेप करके ये नियम बनाने पड़े कि कौन अपनी हैसियत के हिसाब से शादी में कितना पैसा खर्च कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। क्या? आपने कहा कि राजाओं ने नियम बनाए, यानी सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने तय किया कि समाज को कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो क्या ऊपर से थोपे गए ये टॉप डाउन नियम सच में जमीनी हकीकत बदल सकते हैं? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। मेरा मतलब है, अगर किसी समाज की नसों में सदियों से कोई परंपरा बह रही है, तो क्या एक शाही फरमान उसे रातों रात रोक सकता है? मुझे तो लगता है कि जब तक समाज खुद अंदर से न बदले, ऐसे नियम सिर्फ कागजों पर ही रह जाते हैं। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। और अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो यही इन शुरुआती सुधारों की सबसे बड़ी कमजोरी थी। मतलब नियम तो बन गए पर माने नहीं गए। बिल्कुल। कानून बना देना तो आसान था, लेकिन समाज की मानसिकता को रातों रात बदलना असंभव था। इसी नाकामी को देखते हुए कुछ साल बाद 1889 में अजमेर में राजपूत हितकारिणी सभा का गठन हुआ। 1889 में? ओके। दिलचस्प बात यह है कि इस बार इसके अध्यक्ष कोई महाराणा नहीं थे। तो कौन था? बल्कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे, एजीजी वॉल्टर। हाँ, उनका उद्देश्य भी वही था, विवाह की आयु बढ़ाना, बहुविवाह रोकना और खर्च सीमित करना। लेकिन अंग्रेजों को अचानक समाज सुधार की इतनी चिंता क्यों होने लगी? जैसा कि आपने कहा, यह भी सत्ता के गलियारों से निकला एक आदेश ही था। अंग्रेजों को समाज सुधार से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि कर्ज में डूबे हुए जागीरदार उनके प्रशासन के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। ओह, तो उन्हें अपनी लगान और प्रशासन की फिक्र थी। एकदम सही। इन सुधारों ने एक ढांचा जरूर दिया, लेकिन असली सामाजिक चेतना के लिए जिस हथियार की आवश्यकता थी, वो राजाओं के फरमान नहीं बल्कि शिक्षा थी। समाज को यह समझाना जरूरी था कि कुरीतियां क्यों हैं, और यहीं से
इन ऐतिहासिक फ्लोचार्ट्स का दूसरा अध्याय शुरू होता है, जहां बदलाव की जमीनी और असली शुरुआत होती है। और ये जमीनी हकीकत हमें 1907 के चूरू शहर में देखने को मिलती है। जी हमारे श्रोता ने जो नोट साझा किए हैं हाँ, उनमें कन्हैयालाल ढोंड और स्वामी गोपाल दास का जिक्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये दोनों। हाँ, इन्होंने चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की और इन्होंने कोई शाही फरमान जारी नहीं किया, बल्कि सीधे समाज की सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत करने का फैसला किया। बिल्कुल, एकदम ग्राउंड लेवल पर काम शुरू किया। इन्होंने 2 पाठशालाएं खोली, दलितों के लिए कबीर पाठशाला और बालिकाओं के लिए पुत्री पाठशाला, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। मतलब अगर हम 1907 के सामाजिक परिवेश को याद करें तो छुआछूत और पर्दा प्रथा अपने चरम पर थी। हाँ बिल्कुल। उस समय दलित बच्चों और लड़कियों के लिए स्कूल खोलना ये कोई साधारण समाज सेवा नहीं थी, ये तो सीधे तौर पर उस समय के सामाजिक ठेकेदारों को चुनौती देना था, है ना? बिल्कुल। और हमें ये भी समझना होगा कि ये पाठशालाएं सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं दे रही थी। मतलब सिर्फ क ख ग घ नहीं पढ़ा रहे थे। नहीं, जब आप सदियों से वंचित रखे गए किसी वर्ग को पढ़ना लिखना सिखाते हैं तो आप दरअसल उन्हें सवाल पूछना सिखा रहे होते हैं। सही बात है, अवेयरनेस आ जाती है। आप उन्हें ये सोचने की क्षमता दे रहे होते हैं कि जो व्यवस्था उन पर थोपी गई है वो ईश्वरीय नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई है। स्वामी गोपालदास और उनके साथियों को इन पाठशालाओं को चलाने के लिए भारी सामाजिक बहिष्कार और विरोध का सामना करना पड़ा था। एक मिनट, इसका मतलब है कि बाहर से देखने में ये महज बुनियादी शिक्षा का केंद्र था, लेकिन भीतर ये तो बिल्कुल एक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम कर रहा था। ट्रोजन हॉर्स? हाँ, मतलब आपने एक इमारत के बाहर शिक्षा का बोर्ड लगा दिया, जिससे शासकों को लगे कि यहाँ कुछ हानि रहित काम हो रहा है। अच्छा हाँ। लेकिन असल में उस आवरण के नीचे आप समानता, मानवाधिकार और पुरानी व्यवस्था के खिलाफ बगावत की एक पूरी फौज तैयार कर रहे थे। अरे वाह, ये ट्रोजन हॉर्स वाली तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। शिक्षा ने एक उत्प्रेरक का काम किया। अब समाज में केवल सुधार की गुहार नहीं लगाई जा रही थी, बल्कि अधिकारों की मांग शुरू हो गई थी। अब वो भीख नहीं, अपना हक मांग रहे थे। एकदम। और इस वैचारिक बदलाव का एक उग्र और सशस्त्र रूप हमें 1910 में देखने को मिलता है। 1910 में ऐसा क्या हुआ? केसरी सिंह बाराहाट और गोपाल सिंह खरवा ने मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना की। ओके। अब ये कोई स्कूल या विवाह सुधार समिति नहीं थी। हमारे स्रोतों के अनुसार ये अभिनव भारत की राजस्थान शाखा के रूप में काम कर रही थी। ये नाम तो सुना हुआ लगता है। अभिनव भारत से यहाँ क्या तात्पर्य है? देखिए, अभिनव भारत कोई साधारण राजनीतिक दल या चर्चा करने वाला क्लब नहीं था। तो ये वीर सावरकर द्वारा बनाया गया एक गुप्त, मतलब एकदम सीक्रेट, सशस्त्र क्रांतिकारी नेटवर्क था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी हुकूमत को हथियारों के बल पर उखाड़ फेंकना था। ओह, सीधे हथियारों पर आ गए। हाँ, वीर भारत सभा उसी नेटवर्क की राजस्थानी शाखा थी। वे रियासतों के भीतर गुप्त रूप से काम कर रहे थे, युवाओं को जोड़ रहे थे और हथियारों की व्यवस्था कर रहे थे। बाप रे। अब सोचिए कि जो सफर 1877 में शादियों के खर्च कम करने की अपीलों से शुरू हुआ था, वो महज 30-35 सालों के भीतर गुप्त क्रांतिकारी संगठनों और सशस्त्र विद्रोह की तैयारियों तक पहुंच गया। ये तो वाकई एक जबरदस्त वैचारिक छलांग है। मतलब कहाँ शादी का टेंट और कहाँ बंदूकें। हाँ बिल्कुल। और इन नोट्स को आगे पढ़ने पर पता चलता है कि ये जागृति सिर्फ गुप्त क्रांतिकारी संगठनों तक ही सीमित नहीं रही। इसने आम जनता की भावनाओं और उनकी क्षेत्रीय पहचान को भी झकझोरना शुरू कर दिया। सही कहा। विशेष रूप से मारवाड़ और मेवाड़ के इलाकों में। 1915 में उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता ने प्रताप सभा की स्थापना की और इन्होंने हल्दी घाटी मेले व प्रताप जयंती की शुरुआत की। जी। इसके बाद 1917 में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा बनाई, जिसे 1923 में जय नारायण व्यास ने पुनर्गठित किया। जय नारायण व्यास का नाम तो राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जय नारायण व्यास ने जो किया वो कमाल का था। उन्होंने पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था जैसी तीखी पुस्तिकाएं छापी और उन्हें आम जनता में बांट दिया। इन पुस्तिकाओं में सीधे तौर पर मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। अब देखिए, यहाँ उत्तरदायी शासन या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शब्द को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, वो कैसे? उस समय के एक आम अनपढ़ किसान या मजदूर के लिए
उत्तरदायी शासन का क्या मतलब था? उनके लिए इसका मतलब ये नहीं था कि रातों रात चुनाव होंगे और संसद बन जाएगी। तो उनके लिए इसका क्या अर्थ था? उनके लिए इसका सीधा सा अर्थ था जवाबदेही। मतलब कोई जागीरदार मनमर्जी से उनकी आधी फसल नहीं छीन सकता। ओके। इसका मतलब था कि बेगार यानी बिना वेतन के जो मजदूरी करवाई जाती थी उस पर रोक लगे और राजा का प्रशासन आम जनता के सवालों का जवाब दे, जो कि पहले कभी होता नहीं था। बिल्कुल नहीं होता था। जयनारायण व्यास बहुत अच्छी तरह जानते थे कि भारी भरकम राजनीतिक शब्दावली आम आदमी को तो समझ नहीं आएगी। हाँ, आम आदमी को डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ समझ आता। इसीलिए उन्होंने पोपाबाई की पोल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। स्थानीय राजस्थानी कहावतों में पोपाबाई का राज का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जहां पूरी तरह अराजकता हो, मतलब कोई सिस्टम ही ना हो। हाँ, जहां कोई नियम कानून ना हो और जो चाहे जैसा अंधेर मचाए। वाह। तो उन्होंने प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एकदम स्थानीय मुहावरों का इस्तेमाल किया और प्रताप सभा ने महाराणा प्रताप जैसे ऐतिहासिक नायक को फिर से सामने खड़ा कर दिया। जी। रुकिए, मैं सोच रही थी क्या ये उस दौर का एक तरह का वायरल मीडिया कैंपेन नहीं क्या था? वायरल मीडिया कैंपेन? हाँ, जैसे आज के समय में मीम्स या वायरल वीडियोस आम जनता के बीच तुरंत फैल जाते हैं और किसी भी शक्तिशाली संस्था की धज्जियां उड़ा देते हैं। हाँ, ये तो अच्छी है। पोपाबाई के पोल जैसी पुस्तिकाएं और प्रताप के गीत भी तो यही काम कर रहे थे। वो शासकों के इर्द गिर्द बुने गए डर के जाल को तोड़ रहे थे। जब आप अपने ही राजा का मजाक उड़ाने लगते हैं या उससे सवाल करने लगते हैं तो डर खत्म हो जाता है ना? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आपने डर खत्म होने की जो बात कही, वही इन क्षेत्रीय अभियानों की सबसे बड़ी जीत थी। जब इन पुस्तकों और ऐतिहासिक गौरव ने स्थानीय मुद्दों को एक भावनात्मक रूप दिया तो आम आदमी की चेतना जागृत हो गई, और जब चेतना जागी तो रियासतों के राजा और ब्रिटिश अधिकारी पूरी तरह घबरा गए। फिर तो उन्होंने पक्का कोई एक्शन लिया होगा। बिल्कुल, उन्होंने अपना दमन चक्र तेज कर दिया। गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। ओके। नतीजा ये हुआ कि इन स्थानीय संगठनों और नेताओं को ये महसूस होने लगा कि अपनी अपनी रियासतों में अलग अलग लड़कर वे इस दमन का सामना नहीं कर सकते। मतलब उन्हें एक होना पड़ेगा। जी, उन्हें एक बड़े राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता थी। अपनी रियासत के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें पूरे देश के समर्थन और संसाधनों की जरूरत थी, और यहीं से स्थानीय आंदोलनों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ाव शुरू होता है। और यहीं पर हमारे श्रोता द्वारा भेजे गए इन नोट्स में एक बहुत बड़ा भौगोलिक मोड़ आता है, जो मुझे थोड़ा हैरान कर रहा है। अच्छा, क्या मोड़ है? स्रोत बताते हैं कि 1918 में राजस्थाना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई। इसके संस्थापकों की सूची तो उस दौर की एकदम ऑल स्टार टीम लगती है। जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बाराहिट। हाँ, ये सभी दिग्गज थे। लेकिन इसके अधिवेशन 1918 में दिल्ली में, 1919 में अमृतसर में और 1920 में नागपुर में हुए। इसके बाद 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और केसरी सिंह बाराहिट ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और सबसे प्रभावशाली अखबार राजस्थान केसरी निकाला। जी। लेकिन मेरा स्पष्ट प्रतिवाद यहाँ ये है, ये सभी संस्थाएं और अखबार राजस्थान के लोगों के लिए थे, राजस्थान की समस्याओं पर बात करने के लिए थे। बिल्कुल। तो फिर राजपूताना मध्य भारत सभा दिल्ली के चांदनी चौक में क्यों बन रही है? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना महाराष्ट्र के वर्धा में क्यों हो रही है? ये बहुत वाजिब सवाल है। क्या अपनी ही जमीन पर उनका इतना भारी विरोध था कि इन नेताओं को अपना राज्य छोड़कर बाहर भागना पड़ा? देखिए, ये सवाल किसी भी विश्लेषक के मन में आएगा। सतह से देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे नेता मैदान छोड़कर बाहर चले गए। हाँ, वही लग रहा है। लेकिन इसके पीछे की जमीनी हकीकत और रणनीति को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या रणनीति थी? आपको याद रखना होगा कि उस समय राजस्थान ब्रिटिश इंडिया का सीधा हिस्सा नहीं था। वो छोटी बड़ी देशी रियासतों का एक समूह था, और इन रियासतों में अभिव्यक्ति की आजादी नाम की कोई चीज नहीं थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच जीरो था। एकदम जीरो। वहां सेंसरशिप के कानून इतने भयानक थे कि आप राजा के खिलाफ एक पन्ना भी नहीं छाप सकते थे। बाप रे। अगर कोई एक छोटी सी बैठक भी करता तो उसे जेल में ठूस दिया जाता या राज्य की सीमाओं से बाहर फेंक दिया जाता, जिसे तड़ी पार या निर्वासित करना कहते हैं। ओह, तो उनके पास वहां रह के काम करने का ऑप्शन ही नहीं था? बिल्कुल नहीं। तो दिल्ली, जो कि ब्रिटिश राजधानी थी, और वर्धा, जहां गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव था, वहां काम करना कोई पलायन नहीं था,
बल्कि यह रियासतों की सेंसरशिप को चकमा देने की एक सोची समझी कूटनीति थी। लेकिन एक बात बताइए, हम्म, अगर अखबार वर्धा या दिल्ली में छप रहा है, हम्म, तो वो राजस्थान के उन किसानों और मजदूरों तक पहुंच कैसे रहा था जिनके लिए वो लिखा जा रहा था? हम्म, सीमा पर तो राजाओं के सिपाही खड़े होंगे। हम्म। ये अखबार अंदर कैसे आते थे? यही तो इस रणनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अखबार छापना आधा काम था, उसकी रियासतों में पहुंचाना असली चुनौती थी। तो वो कैसे करते थे? विजय सिंह पथिक और उनके साथियों ने एक पूरा गुप्त नेटवर्क तैयार किया था। वर्धा में छपने के बाद राजस्थान केसरी की प्रतियों को व्यापारिक माल जैसे कि अनाज की बोरियां या कपड़ों के बंडलों के बीच छिपाकर रेलवे के रास्ते राजस्थान भेजा जाता था। अरे वाह, एकदम स्मगलिंग की तरह। हाँ, वैचारिक स्मगलिंग। स्टेशनों पर उनके गुप्त कार्यकर्ता रेलवे खुलियों और स्थानीय व्यापारियों के भेष में होते थे, क्या बात है! जो इन बंडलों को रिसीव करते थे और फिर रातों रात गांव में वितरित कर देते थे। गजब का नेटवर्क था। बिल्कुल। उन्होंने बाहर रहकर अपने लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनाया, राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान राजस्थान की समस्याओं की ओर खींचा। और फिर जब उन्होंने अपना जमीनी आधार मजबूत कर लिया, तब 1920 में वे अपना मुख्यालय वर्धा से उठाकर सीधा अजमेर ले आए। अजमेर ही क्यों? मतलब जयपुर या जोधपुर या किसी और रियासत में क्यों नहीं? क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा किसी राजा की रियासत नहीं थी। अच्छा। वो सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण वाला क्षेत्र था, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। वहां रियासती राजाओं के क्रूर कानून सीधे तौर पर लागू नहीं होते थे, बल्कि ब्रिटिश भारत के कानून चलते थे। ओह, जहाँ थोड़ी बहुत आजादी थी। हाँ, जिनमें थोड़ी बहुत आजादी या कह लें कानूनी बचाव का रास्ता मौजूद था। अजमेर में बैठकर वे पूरे राजस्थान की रियासतों के खिलाफ अपना अभियान सुरक्षित रूप से चला सकते थे। ये तो किसी जासूसी फिल्म के प्लॉट जैसा लग रहा है। मतलब बाहर से ताकत जुटाना, गुप्त रूप से अपना संदेश फैलाना और फिर सुरक्षित किले यानी अजमेर में बैठकर पूरे तंत्र को चुनौती देना। बिल्कुल वैसा ही था। अब जब ये आंदोलन अजमेर तक आ गया और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस से जुड़ गया, तो इसके सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती थी। कोई भी आंदोलन केवल पढ़े लिखे नेताओं या कुछ सवर्ण जातियों तक सीमित रहकर सफल नहीं हो सकता। एकदम सही बात है। उसे समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना होता है। और हमारे नोट्स का जो अगला हिस्सा है वो हाशिए के वर्गों के उत्थान पर ही केंद्रित है। जी। यहाँ कई संस्थाओं का जिक्र है। 1922 में मास्टर प्यारेलाल द्वारा युवाओं के लिए अमर सेवा समिति, 1931 में जनार्दन राय नागर का राजस्थान हिंदी विद्यापीठ, 1934 में हरविलास शारदा द्वारा अछूतोद्धार के लिए हरिजन संघ और उसी साल माणिक्यलाल वर्मा द्वारा डूंगरपुर में आदिवासियों के लिए खांडलाई आश्रम। ये सभी बहुत जमीनी काम कर रहे थे। हाँ, लेकिन इन सब में जिस एक शख्सियत ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है वे है भोगीलाल पंड्या, जिन्हें वागड़ के गांधी कहा जाता है। बहुत ही महान व्यक्तित्व। उन्होंने दक्षिणी राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में जो काम किया वो असाधारण है। 1935 में उन्होंने गौरीशंकर उपाध्याय के साथ वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की। फिर 1938 में वागड़ सेवा संघ और 1940 में भूरलाल बया के साथ मिलकर वनवासी सेवा संघ बनाया। जी। इसके साथ साथ किसानों के लिए बलदेव राम मिर्धा की मारवाड़ किसान सभा भी काम कर रही थी। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आप क्या सोच रही हैं? मैं भोगीलाल पंड्या की इस रणनीति के बारे में सोच रही हूँ। उन्होंने 1935 से 1940 के बीच संस्थाओं की एक पूरी श्रृंखला खड़ी कर दी। ये आश्रम, ये सेवा मंदिर, आखिर इन जगहों पर जमीनी स्तर पर क्या काम हो रहा था? ये केवल भाषण देने के मंच तो नहीं रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि अगर आप उस दौर के डूंगरपुर या बांसवाड़ा के किसी आदिवासी आश्रम में जाते तो आपको वहाँ कोई आध्यात्मिक प्रवचन नहीं मिलता। तो वहाँ क्या होता था? भोगीलाल पंड्या के वागड़ सेवा मंदिर या माणिक्यलाल वर्मा के आश्रम दरअसल एक पूरा समानांतर ढांचा चला रहे थे। समानांतर ढांचा मतलब पैरेलल सिस्टम? हाँ, दिन में यहाँ स्वदेशी खादी का काम होता था, जिससे आदिवासियों को रोजगार मिले और वे साहूकारों के कर से आजाद हों। ओके, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। और रात के समय ये आश्रम रात्रिकालीन पाठशालाओं में बदल जाते थे, जहाँ दिन भर खेतों में काम करने वाले भील आदिवासियों को पढ़ाया जाता था। उन्हें केवल अक्षर ज्ञान नहीं दिया जाता था, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता था। उन्हें समझाया जाता था कि जागीरदार जो उनसे जबरन लगाबाग वसूल रहे हैं। लगाबाग मतलब इल्लीगल टैक्स? हाँ, अवैध टैक्स या जो बेगार करवा रहे हैं वो गैर कानूनी है
और तो और जब आदिवासी बीमार पड़ते थे तो रियासत का कोई डॉक्टर जंगलों में नहीं जाता था। ये सेवा संघ उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराते थे। समझ गई। इसका मतलब है कि भोगीलाल पंड्या केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, वे दरअसल एक शैडो गवर्नमेंट या समानांतर सरकार चला रहे थे। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है आपका। वे आदिवासियों को वो सब कुछ दे रहे थे जो राजा की जिम्मेदारी थी, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। और जब आप लोगों की दैनिक तकलीफों को दूर करते हैं, तभी वो आप पर इतना भरोसा करते हैं कि आपके एक इशारे पर लाठियां या गोलियां खाने के लिए भी खड़े हो जाएं। यही एक सफल जन आंदोलन की असली रूपरेखा है। आप देखिए कि नेतृत्व कितने अलग अलग स्तरों पर काम कर रहा था। कैसे? एक तरफ विजय सिंह पथिक और जनारायण व्यास जैसे नेता थे जो राजनीतिक पुल बना रहे थे। वे राजस्थान की आवाज को दिल्ली और कांग्रेस तक पहुंचा रहे थे। हाँ। लेकिन क्या दिल्ली में बैठा कोई बड़ा नेता ये महसूस कर सकता है कि वागड़ के सुदूर जंगलों में एक भील आदिवासी पर क्या बीत रही है? शायद नहीं। ग्राउंड रियलिटी तो अलग ही होती है। यहीं पर पंड्या जी और वर्मा जी जैसे नेताओं का महत्व सबसे ऊपर हो जाता है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हो तो समाज का सबसे शोषित, सबसे हाशिए पर खड़ा नागरिक, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो या महिला हो, वो पीछे ना छूट जाए। महिलाओं के लिए भी कोई अलग से संस्था थी? हाँ, जैसे 1935 में दयाशंकर श्रोत्रिय द्वारा बनाए गए महिला मंडल का प्रयास था। तो अगर पथिक जी ने इस आंदोलन को एक राष्ट्रीय आवाज दी, तो भोगीलाल पंड्या और माणिक्यलाल वर्मा जैसे नेताओं ने इस आंदोलन के भीतर आत्मा फूंकी। आवाज और आत्मा का ये संतुलन ही इस पूरी यात्रा का सार है। तो इन सभी नोट्स, फ्लोचार्ट्स और ऐतिहासिक दस्तावेजों से गुजरने के बाद हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये सफर कितना अकल्पनीय रहा है। सच में बहुत प्रेरणादायक है। 1877 में उदयपुर के एक सुरक्षित राजमहल के अंदर कुछ ताकतवर लोगों के बीच शादियों का खर्च कम करने की जो चर्चा शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे राजमहलों से बाहर निकली। वो चूरू की गुप्त क्रांतिकारी पाठशालाओं में गईं, मारवाड़ की व्यंग्यात्मक पुस्तिकाओं का हिस्सा बनी, वर्धा के प्रिंटिंग प्रेसों से होते हुए अजमेर के सुरक्षित ठिकानों तक पहुंची और अंततः 1940 तक आते आते वागड़ के घने जंगलों में आदिवासियों और किसानों के हाथों में एक हथियार बन गई। बिल्कुल। ये केवल शासक बदलने की कहानी नहीं है, ये एक सोए हुए समाज के अपने पैरों पर खड़े होने की कहानी है। बहुत खूब कहा आपने। इस पूरी ऐतिहासिक विकास यात्रा को समझने के बाद आज की हमारी इस चर्चा को समेटते हुए मेरे मन में एक विचार उभर रहा है जिसे मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। बताइए। इन पन्नों में दर्ज हर नेता ने केवल ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ा कि सिस्टम खराब है। उन्होंने सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं किए, इसके बजाय उन्होंने चुपचाप अपनी खुद की समानांतर संस्थाएं खड़ी की। दलितों के लिए कबीर पाठशालाएं बनाईं, आदिवासियों के लिए वनवासी आश्रम बनाए, किसानों के लिए सेवा संघ बनाए। उन्होंने बदलाव का पूरा ढांचा खुद तैयार किया। तो आज के दौर में जब हम अपने समाज या व्यवस्था में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद करते हैं, तो क्या हमारे पास पहले इस तरह के आश्रम और पाठशालाएं बनाकर दशकों तक चुपचाप जमीनी नींव तैयार करने का धैर्य बचा है? ये सोचने वाली बात है। या फिर हम बिना जमीन तैयार किए ही सीधे परिणाम की उम्मीद करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को बंद करने के बाद भी बहुत देर तक हमारे जहन में गूंजना चाहिए।